तो जनाब आज हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का है डे नंबर 4 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब जनाब ये सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर आपने बहुत बार बहुत जगह देखा होगा, पर आप इसको अभी तक सही से समझ नहीं पाए होंगे या फिर इसको देख के आप बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे। पर ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि हैशटैग इंक्लूड क्या लिखा है, stdio.h क्या लिखा है, इंट मेन क्या लिखा है, सब चीज़ क्लियर हो जाने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर आपने ये सी स्ट्रक्चर सीख लिया तो समझ लो 10% ऑफ सी आपने सीख ली। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सारे सी प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो बेसिक यही है, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है और बाकी की सी लैंग्वेज को तो मैं ईजी बना ही दूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज को यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब ये हमारे सामने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी खोल के रखा है कि एक सी प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना ही होता है। अगर इससे पहले कभी आपने HTML पढ़ी होगी तो HTML में भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना होता था, उसको हम लोग बोलते थे बॉयलर प्लेट। ठीक है, उसी के अंदर आपका जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर सारा हम लोग HTML का कोड करते थे। ठीक, ये भी बिल्कुल अगर आप देखें तो HTML की तरीके ही है, पर यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजमेंट है, मतलब जैसे कि कुछ चीजों का यहाँ पे चेंजमेंट है। बाकी जो हम लोग बेसिक जो सी लैंग्वेज का कोड करेंगे वो इनके अंदर करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो आपके मार्क हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनके अंदर आपका सारा सी का कोड करेंगे। तो लगभग थोड़ा थोड़ा HTML की बॉयलर प्लेट से ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी मैच करता है। तो ये आज तक अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया है तो आज मैं आपको घोर के पिला दूंगा, आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इससे पहले होता क्या था कि जब लोग इसको यहाँ पर देख रहे हो तो बहुत सरल दिखता है, पर कुछ नहीं। अगर मैं आपको यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड पे अगर यही कोड दिखाऊंगा तो सिर्फ एक ही बात बोलोगे, ओई माँ क्या देख लिया रे। तो आपको ये कोड इतना देखने में डरावना लगता है कुछ लोगों को, और कुछ सी आती है तो उनको नहीं भी लगता है। ठीक है, तो आज एक एक चीजें जब जान जाओगे तो ये कोड आपको बिल्कुल पता रहेगा कि कहां पे क्यों किस चीज के लिए लिखा गया है। ठीक है, अगर ये stdio.h लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इंक्लूड का क्या मतलब है, ये सब पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे चीजें काफी सिंपल रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जनाब, आपका ये लाइन पकड़ते हैं नंबर 1। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसको पकड़ते हैं और इसको तोड़ के बिल्कुल एक एक चीज आपको समझाते हैं। तो इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले हैश बना था, हाँ या ना। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा था इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, इंक्लूड। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का एंगुलर ब्रैकेट बने थे, लिखा था stdio.h। कहोगे भाई यार थोड़ा स्पेस लेके क्यों लिख रहे हो, अभी पता चलेगा। सेम यही चीज लिखी है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। हैश इंक्लूड, इसका मतलब है शामिल करो। हैश इंक्लूड, इंक्लूड का हिंदी भी आप सीधे अगर यही समझो, शामिल करो या फिर मेंशन करो। ठीक है, तो जो हम लोग ने फाइल बनाई है उसमें इस चीज को शामिल करो। ठीक है, हैश इंक्लूड मतलब शामिल करो। ठीक, बिल्कुल हिंदी में मतलब बता रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पे आज तक इतना हिंदी में इसका मतलब नहीं बताया होगा। ठीक है, हैश इंक्लूड मतलब इसको भी शामिल करो। किसको शामिल करो, stdio.h। अब ये stdio.h क्या है, तो std मतलब स्टैंडर्ड, io मतलब i का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, i का मतलब होता है इनपुट और o का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट, और ये .h आपकी एक्सटेंशन है। जैसे कि कोई भी हम लोग HTML लिखते हैं तो उस फाइल के लास्ट में HTML लिखते हैं। ठीक है, index.html, CSS लिखेंगे तो .css, सी लैंग्वेज में .c। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरीके ये एक हेडर फाइल है। कौन सी फाइल है, ये आपकी एक हेडर फाइल है। ठीक है, जो कि सबसे पहले आपका लिखा जाता है। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले यही लाइन आएगी, हैश इंक्लूड stdio.h। तो h का मतलब होता है हेडर। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, शामिल करो इनपुट और स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि जनाब इस लाइन का मतलब बताओ, तो आप कह दो कि यहाँ पे हम लोग इस फाइल को मेंशन कराने के लिए इसको लिख रहे हैं। हैश इंक्लूड मतलब इसको शामिल करो इस फाइल के अंदर, stdio.h को, स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट को। ठीक है, h इसलिए लगा क्योंकि ये हेडर फाइल है। अब भैया ये इनपुट आउटपुट क्यों यहाँ पे है, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर दो ही चीज होगी, या तो हम लोग यूजर को कुछ दिखाएंगे, हाँ या ना, या तो हम लोग यूजर को कुछ दिखाएंगे मतलब डिस्प्ले में कुछ प्रिंट कराएंगे या फिर शो कराएंगे। आप शो कराना भी बोल सकते हो या फिर प्रिंट कराना भी बोल सकते हो, या तो यूजर से कुछ वैल्यू लेंगे। ठीक है, दो ही चीज होती है, तो दिखाया जाएगा या तो लिया जाएगा। तो अगर हम लोग यूजर से कुछ लेते हैं, मान लो कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग इनपुट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इनपुट में ही कोई वैल्यू लेंगे। ठीक,
तो एक काम होता है जिसमें हम लोग प्रिंट आउट करा रहे होते हैं, एक काम होता है जिसमें हम लोग इनपुट ले रहे होते हैं। तो इसके लिए दो फंक्शन बनाए गए हैं। किसी भी चीज को अगर आप दिखाते हो, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे वो हेलो वर्ल्ड लिखा हो, चाहे आप अपने दोस्त का नाम लिखो या फिर कुछ भी लिखो, तो आपको एक फंक्शन का यूज करना होता है जिसका नाम है प्रिंट एफ। आप अभी इसको पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें मैं प्रिंट एफ को बहुत ही इन डेप्थ में समझा रहा हूँ। फिलहाल थोड़ा समझो कि प्रिंट एफ नाम का एक आपका फंक्शन होता है जो किसी भी चीज को आपके शो कराने में मदद करता है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप प्रिंट एफ के अंदर लिखते हो तो रिजल्ट में वही चीज शो होगी, ठीक है। उसके बाद इनपुट, अगर यूजर से आप कोई वैल्यू लेना चाहते हैं कि मान लो 2 वैल्यू हम यूजर से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा आपका होगा फंक्शन यूज, स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन का क्या करता है कि यूजर से वैल्यू लेता है, ठीक है। तो अब मान लो कि हम लोग एक यूजर से वैल्यू ले रहे हैं कि मान लो हमको 2 वैल्यू चाहिए, तो यूजर ने हमको दिया 2 और 3, ठीक है। और हम लोग ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जो 2 + 3 कर दे। तो अब यूजर ने 2 और 3 दिया, हमने 2 + 3 कर दिया, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5 हो गया जनाब। अब 5 को हमें दिखाना भी तो पड़ेगा, तो दिखाने के लिए क्या यूज होगा, प्रिंट एफ, ओके। तो ये 5 अभी तक हमारे पास है, पर ये अभी 5 यूजर को शो नहीं हो रहा है। यूजर को कब ये 5 शो होगा, जब यूजर को मान लो हम लोग प्रिंट एफ के अंदर ये 5 लिखेंगे। प्रिंट एफ के अंदर 5 किस तरीके लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी ये समझो जब प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप ये 5 वैल्यू लिखते हो तब यूजर के डिस्प्ले पे ये 5 शो होगी, ठीक है, प्रिंट एफ की मदद से। तो भाई यार आपने प्रिंट एफ समझाया, स्कैन एफ समझाया। प्रिंट एफ से कोई चीज दिखाई जाती है, स्कैन एफ से कोई वैल्यू ली जाती है। तो ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ से इसका क्या लेना देना है, stdio.h। तो क्या आई का मतलब इनपुट था, इनपुट मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं स्कैन एफ, ठीक। और ओ का मतलब आउटपुट था, तो आउटपुट में हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट एफ। तो जो हम लोग स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, समझना जनाब, जो हम लोग स्कैन एफ या स्कैन एफ और जो हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं वो कहां पर बनाया गया है, उसका कोड जो होता है वो कहां पर है, वो सेव है stdio.h वाली फाइल में। तो मतलब जो समझ रहे हो कि ये stdio.h क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि हम लोग यहां पर प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज कर पाए। अगर आपको स्कैन एफ और प्रिंट एफ का यूज करना है जनाब, तो आपको stdio.h को इंक्लूड कराना होगा, ठीक है। इससे ही आप किसी चीज को प्रिंट कराते हो, इससे ही किसी वैल्यू को लेते हो। और अगर यही 2 चीज नहीं होंगी तो फिर प्रोग्रामिंग होगा क्या, प्रोग्रामिंग में या तो कुछ लिया जाएगा या तो कुछ दिया जाएगा। तो ये दोनों काम कराने के लिए आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हैश इंक्लूड का मतलब है कि इसको शामिल करो या फिर इसको लेकर आओ या फिर इसको मेंशन करो, कुछ भी कह सकते हो, शामिल करो, लेकर आओ या मेंशन करो stdio.h को। और stdio.h एक तरीके का आपका डब्बा है, इस तरीके का, एक सेकंड देना, इस तरीके का आपका एक डब्बा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, आपका प्रिंट एफ रखा हुआ है, प्रिंट एफ, और क्या रखा हुआ है, स्कैन एफ रखा हुआ है, ठीक है। तो जनाब इस आपके डब्बे के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ रखा है, इसी वजह से इसको हम लोग, बहुत से लोग लाइब्रेरी भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ये हेडर फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जनाब मैं बता दूं कि जो ये हैश इंक्लूड लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, हैश इंक्लूड आपका क्या बोला जाता है, तो इसको बहुत से लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैं यहां पे लिख देता हूं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा जाता है और यही stdio.h फाइल को लेकर आता है, तभी हमारा सी प्रोग्राम रन करता है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर शो करेगा, वार्निंग देगा कि पहले इसको इंक्लूड कराइए तब ये रन होगा। वो वार्निंग दे देगा कि अगर आप प्रिंटएफ का यूज करना चाहते हैं तो ये फाइल को stdio.h फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कराओ, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हैश इंक्लूड जो है ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। ये हेडर फाइल को लाने का काम या शामिल करने का काम करता है। हेडर फाइल हमारी है stdio.h, ठीक है, stdio.h जो कि आपका एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपकी हेडर फाइल है। कोई पूछे ये क्या है तो कह दो हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल। और जनाब क्या सिर्फ एक ही हेडर फाइल होती है? नहीं,
अगर हम लोग इसी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम लोग मैथ का यूज करते हैं, मैथ का मतलब जब मैथ के काफी सारी चीजें यूज करते हैं, काफी सारे, जैसे हम लोग को किसी चीज का क्यूब करना हो, किसी वैल्यू की पावर लिखनी हो, मान लो 2 4 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 2 इस तरीके लिखना हो, तो हम लोग अगर जब पावर लिखते हैं या फिर मैथ का कोई चीज यूज करते हैं, कुल मिला के मैथ का कोई फंक्शन यूज करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके की फाइल और लिख देते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं, हैश इंक्लूड, यहाँ पे ऊपर देखो हैश इंक्लूड math.h, maths.h, ठीक है, इस तरीके लिख देते हैं। अब ये हैश इंक्लूड maths.h जब लिख दिया तो ये मैथ वाली फाइल को शामिल कर देगा, किसके अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर maths.h वाली फाइल शामिल हो जाएगी। तब हम लोग इस maths.h वाली फाइल के अंदर भी एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक हेडर फाइल है, तो इसके अंदर मैथ के सारे फंक्शन सेव होते हैं। तो जब हम मैथ के फंक्शन यूज करते हैं तब इसको हम लोग maths.h वाली फाइल को लेकर आते हैं जनाब। तो इतना आपको क्लियर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि math.h वाली फाइल को कब हम लोग यूज करते हैं, तो math.h वाली जब हम लोग मैथ के कोई लिखेंगे प्रोग्राम, तब मैं आपको वहां पे लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना है जनाब कि यार ये कैसे लिखना है, math.h कब लिखना है। अभी आपको सिंपल जो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो लिखो, आपको math.h की फाइल को अभी नहीं इंक्लूड करना है, वो आगे चल के जब मैथ के प्रोग्राम लिखे जाते हैं तब उसका यूज किया जाता है जनाब, ठीक है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, इरेज करने के बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इंट मेन जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताता हूं। और सच बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद में आपके प्रति, सी प्रोग्रामिंग प्रति आपको प्यार हो जाएगा, आपको खुद लगेगा कि यार इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग बताते हैं। और सी प्रोग्रामिंग मैंने पहले भी कहा है कि एक तरीके से मदर है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो सब कुछ सीख लेंगे। तो यहाँ पे आए नेक्स्ट फाइल पे। अब देखो इतना तो क्लियर है कि एक फाइल है, एक हेडर फाइल है जिसको हम लोग इंक्लूड करा रहे हैं सी प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ जैसी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन है, ठीक है। अब भैया ये इंट मेन क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि जनाब ये इंट मेन क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग इसको रख सकते हैं इंट मेन को, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइल पे आए और यहाँ पे इंट मेन में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट लिखा इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम लोग ने मेन लिखा और इस तरीके से पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया, ठीक है। क्या इसके बाद आप एक चीज देख पा रहे हो कि सीधे और कुछ नहीं लिखा है, फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। इसके बाद कुछ और नहीं लिखा, इसके बीच में लिखा है, देखो इसके बीच में तो काफी सारी चीजें लिखी जाएंगी, पर इसके बाद सीधे आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट को भी साथ में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके से। अब इसको आप नीचे ले जाओ चाहे सामने लिख दो इस तरीके, ठीक है। अब ये मेन क्या है, मेन और उसके आगे जब कहीं ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट देखो तो समझ जाओ ये फंक्शन है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसके पास लिखा होगा समझो वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन फंक्शन है ये आपका मुख्य फंक्शन है। मुख्य फंक्शन मतलब अगर आप मुख्य फंक्शन, जब आपका कंपाइलर कभी भी आपके कोड को रन कराने चलता है तो वो देखता है कि मेन फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो देखेगा अच्छा मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितना भी कोड लिखा जाएगा, इसके बाद देखो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो जो कोड आप लिखोगे वो लाइन बाय लाइन कंपाइलर उसको रन कराते चला जाएगा। रन कराने को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो अगर मैं कभी बोलूं कि एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका मतलब समझना उस प्रोग्राम को रन करा रहा है। तो पहले कंपाइलर आएगा, वो देखेगा कि मेन फंक्शन कहां से स्टार्ट है, तो वो देखेगा अच्छा मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट है, तो मेन फंक्शन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट में जितनी चीजें लिखी होंगी उनको लाइन बाय लाइन, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे लाइन बाय लाइन नीचे उसको रन कराते चला जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट कराते चला जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कराते चला जाएगा। भैया इंट नहीं बताया, ये इंट क्या लिखा है, तो एक चीज समझो, अभी जैसे ये मेन लिखा था तो मेन आपका मुख्य फंक्शन है, मतलब अगर हम लोग देखें तो सबसे मेन जो कह सकते हैं, एक तो इसका नाम भी मेन है, इसी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर समझो नाम तो मेन है पर ये मुख्य फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है। इसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा कोड लिखा जाता है, सारे फंक्शन जैसे प्रिंटफ फंक्शन हो गया, स्कैनफ फंक्शन हो गया, और बाकी जो जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, इफ एल्स हो गया, लूप हो गए, वो सारी चीजें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो कंपाइलर ये मेन फंक्शन को देखते ही इसके बाद से जो जो कोड लिखा है कर्ली ब्रैकेट में उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इंट क्यों लिखा है भैया, इंट एक तरीके का आपका डेटा टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप। और एक चीज बता दूं, जब ये मैं फंक्शन का एक चैप्टर लेकर आऊंगा, किसका चैप्टर, फंक्शन का,
तब आपको ये मेन फंक्शन के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। अभी तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अच्छा ये मुख्य फंक्शन है, ये इसके बगल में पैरेंथेसिस लगा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, और ये मुख्य फंक्शन है। इसके बाद जो जो कोड आपका कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है उसको लाइन टू लाइन वो 1 2 3 करके रन कराना शुरू कर देगा। इंट का मतलब होता है डेटा टाइप, ठीक है। हम जो भी वैल्यू यूजर से लेते हैं वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। एक तरीके से ये मान के चलते हैं, वो होने को फ्लोट भी हो सकती है, पर जो मुख्य फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न हो रही होती है, जैसे यहाँ पे जो देखो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो है 0, और 0 एक आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू मतलब कंप्लीट वैल्यू। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी ये सब इंटीजर वैल्यू है। 0 भी आपका इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग लिख दें -1 -2 -3 -4 -5, ये सारी आपकी इंटीजर वैल्यू। क्यों? ये अपने आप में कंप्लीट है। आप कहोगे भाई अगर ये कंप्लीट है तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कंप्लीट नहीं है? तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1.1 25.3 49.4 और 1.23, ठीक है, या फिर 23.23, इस तरीके से जिनमें पॉइंट लगा होता है, ये वैल्यू आपके इंटीजर नहीं होती है, ठीक है। ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है और ये इंटीजर वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इनको बोलते हैं फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो ये आप फ्लोट वैल्यू इनको बोलते हैं। तो ये आप कब समझेंगे? एक चैप्टर आएगा आपका डेटा टाइप का नाम का, ठीक है। अभी सी प्रोग्रामिंग में दूसरी या तीसरा जब डे होगा, मतलब अभी डे 4 चल रहा है आज के दिन, ये जो वीडियो है ये डे 4 की है। तो मेरे अंदाज से 5 या 6 जब आएगा डे, तब आप डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो वहां पे आप समझेंगे कि इंटीजर में क्या डिफरेंस है, फ्लोट में क्या डिफरेंस है, और एक वैल्यू होती है कैरेक्टर जिसको कैर बोलते हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर लिखने के कारण हम लोग को यहाँ पे रिटर्न में 0 लिखना पड़ता है, क्योंकि यूजर से जब आप कोई वैल्यू लेते हैं तो रिटर्न में भी एक वैल्यू पास करता है। आप इतना माइंड मत लगाओ कि कौन सी वैल्यू पास करता है, कैसे करता है, इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस मैं बता रहा हूं, इतना समझो कि एक अगर यूजर से आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं इनपुट में, जैसे कि मान लो 2 लिया 3 लिया, तो रिटर्न में भी एक वैल्यू पास होती है, किसको? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये जो इंटीजर है ये आपके रिटर्न में एक वैल्यू पास करता है, वो वैल्यू होगी 0। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर लिख रहे हैं, इंट लिख रहे हैं, तो आपको रिटर्न 0 भी लिखना पड़ेगा जनाब, ओके। तो इससे इसका लेना देना है। अगर यहाँ पे इंट लिखा गया है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे इंट की बजाय लिख देते हैं void, VOID। तो चाहे आप void लिखें चाहे यहाँ पे इंटीजर लिखें, पर अगर आप void लिख रहे हैं तब आप रिटर्न 0 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, पर अगर आप इंट लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न 0 लिखना ही पड़ेगा। रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। रिटर्न 0 का वैल्यू का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न में एक वैल्यू मिल गई है जिससे प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न 0 लिखना है, अगर इंट नहीं लिख रहे, void लिख रहे हैं, तो आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना है, ओके। इतना आपको क्लियर है? पर भैया क्वेश्चन ये उठता है कि मैं void लिखूं कि इंट लिखूं, आप क्या सजेशन दोगे? तो मेरे हिसाब से अभी आप इंट ही लिखो, क्योंकि इंट ज्यादा सही है। हम लोग यूजर से अधिकतर वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यू एक आपकी इंटीजर डेटा टाइप ही रिटर्न करेगी। तो आप यहाँ पे इंट लिखो और यहाँ पे रिटर्न 0 लिखो, यही सही रूप है, ओके। अब बात कर लेते हैं जनाब कि इतना आपको समझ में आ गया कि हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन समझ में आ गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो कोड लिखेंगे वो रन होगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी कोड लिखेंगे वो हम लोग इसके और इसके बीच में लिखेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। रिटर्न 0 इसकी वजह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, इस वजह से रिटर्न 0 हम लोग को लिखना पड़ता है। भैया ये प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ में आपने हेलो वर्ड लिख रखा है, ये क्या है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं जनाब। अब हमारा प्रिंटफ की बारी आई, तो प्रिंटफ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहां अगर मैं लिख दूं प्रिंटफ, ठीक है, और इस तरीके का हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाएं। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर किसी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये कहां से आया है? ये आपका आया है हेडर फाइल से। कौन सी हेडर फाइल से भैया आया है? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन कौन सी हेडर फाइल से आया है। ये आया है हेडर फाइल stdio.h से निकल के आया है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस फाइल को ऊपर लिखा था। तो अगर आप हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन लिखा
और प्रिंटफ फंक्शन के बाद हम लोग ने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें हम लोग ने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बहुत से लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप हेलो शुभम, हेलो कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप बस यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको ध्यान देना होगा सभी स्टेटमेंट के बाद। जैसे कि एक आपने फंक्शन लिखा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक लाइन लिखते हो तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। इंग्लिश हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब एक लाइन कंप्लीट होती है तो हम लोग बोलते हैं ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके लास्ट में आपको ये सेमीकोलन का निशान बहुत जरूरी लगाना है। क्यों? अगर पूरा आप सी प्रोग्राम लिख डालते हो बिल्कुल सही सही और लास्ट में ये आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो, ठीक है, तो समझ के चलो कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, 100% आपको एरर आने वाला है। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी हैबिट आप अभी से डाल लो। अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसको रन करने से पहले ये इंश्योर करो कि सेमीकोलन लगा है कि नहीं। भैया सेमीकोलन क्यों लगाते हैं? तो मैं अगर यहां पे लिख दूं इंग्लिश में, पहले एक लाइन लिखूं माई नेम, ठीक है, इज शुभम, ठीक है, माई नेम इज शुभम। अब मैं यहां पे लिख दूं एंड, या फिर एंड ना लिख के मैं लिख दूं आई एम अ टीचर, ठीक है, तो आई एम अ टीचर, इतना लिख दें तो ये सही है। कहोगे भाई सही तो है, बस यहां पे आप फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, तब ये नई लाइन स्टार्ट होगी। तो जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी के अंदर हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी तरीके हम लोग कोडिंग के अंदर, खासकर सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन मतलब एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो उसके लास्ट में ये सेमीकोलन लगाते हैं। और इस सेमीकोलन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है, हम तो बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? आपने शायद फिल्म देखी होगी, वो वाला टर्मिनेटर नहीं है ये टर्मिनेटर है जो किल करता है। किल मतलब बंद कर रहा है या फिर कैंसिल कर रहा है। जैसे कि ये फंक्शन हो गया, अब यहाँ पे ये समाप्त हो गया, ये दर्शा रहा है, टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है। ये फंक्शन आपने ये स्टेटमेंट लिखा, इसके बाद ये यहां से पूर्ण हो रहा है, अब इसके बाद नया फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये चीज दिखाता है कि मतलब यहां से ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। मतलब जैसे कि ये हम लोगों ने सेंटेंस लिखा और ये फुल स्टॉप यहाँ पे एक बिंदी लगा दी तो समझ में आ जाता है अच्छा यहां से ये लाइन कंप्लीट हो गई, अब नई लाइन स्टार्ट है। उसी तरीके यहां जब एक स्टेटमेंट आप लिख लेते हो तो ये आप टर्मिनेटर लगा देते हो सेमीकोलन का, तो वो आपका कंपाइलर समझ जाता है अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन पूरा हो गया, अब नया फंक्शन नया स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपके सभी लाइन के आगे ये लगना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे अगर आप दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे प्रिंटफ लिखा तो प्रिंटफ के बाद जो फंक्शन लिखेंगे उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करता है जनाब, ठीक है। तो अब भैया ये समझ में आ गया, सेमीकोलन लगा दिया। ये हेलो वर्ल्ड का क्या होगा? तो समझो प्रिंटफ लिखा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट एक ये बनाया, एक ये बनाया और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। इसके बीच में आप जो लिखते हो वो यूजर जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसको वो यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन है और ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है। सेम इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। और अभी देखो मैंने आपको थ्योरिकल समझा दिया, अब मैं ले चलूंगा विजुअल स्टूडियो कोड पर और सेम इसी को आपको याद बिल्कुल मैंने लिख के दिखाने वाला हूं और आपको याद करा दूंगा कि आप जब भी कभी लिखें तो आपको देख कर ना लिखना पड़े, आप एक बार में इसको लिख लें। पर फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम 5 बार या 10 बार आप अपनी मर्जी से ये स्ट्रक्चर लिख कर देखें। क्यों? जिससे आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा और याद होने के बाद में आपसे गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम में लिखने में आपसे गलती क्या होगी? हो सकता है डॉट ना लगे, हो सकता है एसटीडीआईओ की स्पेलिंग आगे पीछे कर दो, हो सकता है हैश लगाना भूल जाओ, हो सकता है कि ये कर्ली ब्रैकेट के बाद आप प्रिंटफ जब लिख रहे हो तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल जाओ, या फिर आप ये लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल जाओ। ये तो 100% गारंटी है कि आप लोग भूल जाते हैं, मेरे से भी होता था, बहुत लोगों से होता है, ठीक है। और रिटर्न जीरो देखो, ये एक स्टेटमेंट है, पहली लाइन को हम लोग पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा हुआ, यहाँ सेमीकोलन लग गया, फिर ये सेकंड स्टेटमेंट पूरा हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझ ली है। अब इसी चीज को हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर जनाब, और वहां पे हम लोग लाइव इस चीज को समझते हैं। लाइव मतलब बिल्कुल लाइव, ठीक है, आपके सामने करके दिखाने वाला हूं। तो इसको हम लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड पर सीधे पहुंचते हैं। अब देखो अभी ये लिखा हुआ है,
हम लोग करने क्या वाले, यहाँ पे ये पूरी फाइल को ही डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पूरा हम लोग डिलीट कर देते हैं। मूव टू रिसाइकल बिन, उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कोई फाइल नहीं है, सिर्फ एक फोल्डर खुला है सी कोर्स के नाम से। ठीक है, अब हम लोग ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक आपको आ जाएगा इनपुट देने का, मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी है। जैसे हम लोग इनपुट यूजर से ले रहे थे प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरीके यहाँ पे अब आपको सी का जो फाइल बना रहे उसका नाम देना है। तो आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपको फाइल का नाम वो रखना है जिस बारे में आप उसके अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो। लाइक अगर आप कोई एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो, और कुछ भी ना समझ में आए तो आप लिख दे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट डॉट सी, क्योंकि हमारी पहली फाइल है। अब डॉट सी लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉट सी दिखाता है कि ये सी प्रोग्रामिंग फाइल है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये लगाने के बाद यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है फर्स्ट डॉट सी। अब जनाब सबसे पहले हम लोग ने वहां पे क्या लिखा था, हैश लिखा था। तो हैश लिखने पे आप देखो शिफ्ट दबाओ और हैश लगा दो। उसके बाद क्या लिखा था, इंक्लूड लिखा था भैया, तो इंक्लूड लिखा लगा देंगे। जैसे इंक्लूड लिखाया तो देखो यहाँ पे लिख के आया प्री प्रोसेसर कीवर्ड, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ने भी हम लोग को बता दिया। हल्का सा स्पेस ले लिया जनाब, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, लिख दिया stdio.h और इसको हम लोग भैया क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्या इतना हमारा सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन में आना है, अब आपको लिखना इंट। इंट मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे इंट। और इंट लिखने पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि इंट क्यों लिख रहे हैं, वो आगे आप जब डेटा टाइप पढ़ रहे होगे तो समझ में आ जाएगा। आप ये मान के चलो फंक्शन वाला जो वीडियो आएगा वहां तक आपको बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। जब वो देख लोगे तो आपको एक एक चीजें बिल्कुल दिमाग में याद आ चुकी होंगी, आप बिल्कुल कीड़े बन चुके होंगे। ठीक है, फिर तो आपके मन में कोई डाउट रह नहीं जाएगा। यहाँ पे इंट लिख दिया, स्पेस ले लिया। अब आपको क्या लिखना है, अब हमको लिखना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखेंगे जनाब तो मान के चलो वहां से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करना वो स्टार्ट कर देगा। तो मैंने बताया था कोई भी वर्ड हो जब तक उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगेगा तब तक वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो भैया मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिया है। अब ये बन चुका है आपका मेन फंक्शन। अब इसके बाद से जो कोड हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे इसके बीच में, वो सारा कोड रन होगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में सारा कोड लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंटफ फंक्शन किसी भी चीज को जो आप प्रिंटफ के अंदर डालेंगे वो शो कराएगा डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, प्रिंट कराएगा। ठीक है, नाम से ही पता चलता है प्रिंटफ। ठीक है, अब कोई भी वर्ड है जब तक उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगेगा वो फंक्शन कहलाएगा नहीं। तो मैंने कहा भैया पैरेंथेसिस लगा दिया। अब प्रिंटफ फंक्शन है तो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा भी लगेंगे और मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो। ठीक है, अब मैं हेलो वर्ल्ड तो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो शुभम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेलो शुभम। ओके, अब भैया प्रोग्राम पूरा हो गया नहीं, यहाँ पे आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ठीक, तो ये एक सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने से क्या हुआ कि ये जितना आपने एक पूरा स्टेटमेंट लिखा था ये यहाँ से टर्मिनेट हो गया, मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, एंटर मारा। चूंकि यहाँ पे हम लोग ने इंट लिख रखा है तो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। रिटर्न 0 आप एक गुड हैबिट है, ये दर्शाता है कि आपकी वैल्यू रिटर्न में 0 आई है, मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न में एक वैल्यू आई है। तो हमने कहा भैया रिटर्न, फिर भैया 0 लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा 0 लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने की हैबिट मत भूलना। ठीक है, तो रिटर्न 0 देखो यहाँ पे जो हम लोग ने लिख रखा था सेम उसी तरीके आ रहा है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मिनिमाइज करके। ओके भैया, चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चीज है आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया है। ठीक है, रिटर्न 0 के बाद लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे लगा, यहाँ पे भी लगा दिया। इतने में कोई तो डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है जनाब, कि जैसे ये कोड आपने लिखा तो अभी जब आप स्टार्टिंग में कोड लिखोगे तो आप सही से नहीं लिख पाओगे। मतलब हो सकता है आप इसके बीच में काफी स्पेस लगा दो, या फिर इनके बीच में काफी स्पेस लगा दो, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है कि आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। ये 5वें नंबर वाले ऑप्शन पे आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और 5वें पे आने के बाद में यहाँ पे प्रीटियर करके ये एक्सटेंशन है, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि अब आप राइट क्लिक करें माउस का। राइट क्लिक करने के बाद में जनाब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसको आप Shift+F दबाकर भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो देखो ये फॉर्मेट हो गया और कितना अच्छा डिजाइन बन गया।
तो फॉर्मेट में क्या था कि ये कर्ली ब्रैकेट जो ये था हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया था, इसने यहां से स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप स्टार्टिंग में ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको कोड लिखा आपने सही है, कोड में कोई गलती नहीं है, बस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से क्या वो चीजें अच्छी दिखने लगती हैं। जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, मैं इसके बीच में इंटर दबा दूं, इस तरीके कर दूं, और इसके बीच में मैं यहाँ पे आऊं और इस तरीके इसको थोड़ा मेसी कर दूं इस तरीके से, तो काफी खराब दिख रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने पे देखो चीजें कितनी क्लीन दिखने लगी। ओके, इतना आपको समझ में आया। आप देखो यहाँ पे फाइल जो ये है इसको रन कैसे करेंगे, तो मैंने दो तरीके कल के दिन में बताए थे। एक जिसमें हम लोग ने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी, कोड रनर। कोड रनर क्या होता है कि इसमें आपको खुद से नहीं कुछ करना होता है, आप बस यहाँ पे ऊपर आओ, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ऊपर साइड में आओ, ये आपको एक ट्राइंगल मिलता है, जहां पे देखो मेरा ये आपको कर्सर दिख रहा है, इस ट्राइंगल पे क्लिक करोगे कोड रन हो जाएगा। पर अगर आप मैनुअल रूप से करना चाहते हो तो भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। आप ये ऊपर देखो, ऊपर ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, और ये टर्मिनल पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो। अब ये मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूं जिसमें हम लोग खुद से कोड को रन करने वाले हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा दूंगा। तो मान लो मैं यहाँ पे खुद से जब रन करना होगा तो यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती। कमांड भैया क्या लिखनी है, कमांड लिखनी पड़ेगी आपको, देखो यहाँ पे जीसीसी स्पेस लिया, फाइल का नाम क्या, फाइल का नाम है first.c, तो मैंने कहा first.c। जैसे first.c लिखेंगे तो अभी देखना यहाँ पे एक first.c फाइल है, उसका नाम लिख दिया, एंटर दबाएंगे तो ये देखो ओके first.c रन हो जा भाई मेरे, first.c। तो यहाँ पे ये रन हो गया और देखो यहाँ पे एक फाइल हो गई a.exe बन गई। a.exe फाइल बनने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा हम लोग ने प्रोग्राम लिखा था ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक, रन होने पे ही a.exe फाइल बनी है। अब ये फाइल आपको रन करानी है। ये फाइल जब रन कराओगे तो जो आपने यहाँ पे प्रिंट एफ में हेलो शुभम या फिर हेलो अपना नाम या फिर कुछ भी लिखा है वो शो होगा। तो ये फाइल कैसे रन कराएंगे, तो ये फाइल रन कराने के लिए आपको ./ और a.exe एंटर दबाया और ये देखो यहाँ पे रिजल्ट में हेलो शुभम आ गया है। ठीक है, अब कहोगे भाई बहुत बोरिंग सा लग रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, तो भाई देखो ये टर्मिनल है। टर्मिनल थोड़ा तो बोरिंग सा लगता है पर चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करती हैं, टर्मिनल से ही सारा काम होता है। तो हेलो शुभम आ गया लिख के, तो इस तरीके से जनाब हम लोग इसको बना लेते हैं। ओके, अब जनाब एक चीज समझते हैं कि जैसे ये था हम लोग मैनुअल रूप से इसको रन कर रहे थे। मैनुअल रूप से आप बार बार सोचो, टर्मिनल खोलोगे, जीसीसी लिखोगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये कोड रनर वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कराई थी। कहाँ गई भैया ये कोड रनर, ओके ये ठीक है। ये डाउनलोड करने का फायदा मैंने कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं, बहुत ही आराम से समझना। इतना कोड लिख लिया, अब मान लो यहाँ पे मैं जैसे ही इस ट्राइंगल पे क्लिक करूंगा ये देखो मुझको रन करके हेलो शुभम दे देगा। ना ही हमको जीसीसी लिखना पड़ा, ना ही हमको फाइल का नाम लिखना पड़ा, ना ही हमको a.exe रन करनी पड़ी, डायरेक्ट रिजल्ट इसने शो करा दिया। तो जब आप कभी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे जनाब तो आपको बार बार रिजल्ट शो करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप बस ऊपर ट्राइंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका वो रन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया जनाब। अब देखो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को और समझते हैं। यहाँ पे तो आपको पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अब एक चीज यहाँ पे ये समझ लो कि हम लोग ने जो भी यहाँ पे सी में जितना भी अभी कुछ लिखा है, आप एक चीज ध्यान से देखो, सब स्मॉल लेटर में लिखा है। चाहे वो इंक्लूड हो, चाहे stdio.h हो, इंट मेन हो, printf हो, सब स्मॉल लेटर में। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो एफ को कैपिटल बना देते, पर नहीं बना सकते, क्योंकि एक तरीके से ये लैंग्वेज होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम लोग printf जो ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लें, कुछ ना करें, अगर हम लोग इसको कर लें कॉपी और यहाँ पे सेकंड लाइन में आकर इसको कर दे पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में जनाब इसको हम लोग करें क्या, हम लोग printf जो स्मॉल लेटर में लिखा है इसको हम लोग कैपिटल में लेटर में लिख दें, printf। अब मुझको ये बताओ क्या ये रन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो रियलिटी है printf जो रियल फंक्शन है वो स्मॉल लेटर में बना है। जो stdio.h के अंदर जो फंक्शन डाला गया है वो स्मॉल लेटर के अंदर डाला गया है, तो हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं बना पाएंगे। तो इतना ध्यान के चलो कि आपकी जो सी लैंग्वेज है उसमें 95% चीजें आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है, 5% जो कहीं पे कुछ आपको करना होगा वो मैं वीडियो में बता दिया करूंगा कि यहाँ पे कैपिटल यूज करो। तो समझ के चलो कि यहाँ पे printf कैपिटल अलग है और printf स्मॉल अलग है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप ए स्मॉल लिखते हो तो ये एक अलग चीज है,
और एक कैपिटल ए लिखते हो, सॉरी एक स्मॉल लिखते हो तो एक अलग चीज है, और एक कैपिटल ए लिखते हो तो ये अलग चीज है, दोनों में फर्क है दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा आपको स्मॉल में लेके चलना है, कैपिटल में बहुत कम चांस में मैं आपको बता दूंगा कहां पे यूज करना है। अगर देखो अभी मैं इसको रन करना चाहूं तो देखो इसने क्या कहा कि यहाँ पे एक हम लोग को वार्निंग मिल गई है, ठीक है। इसने कहा ये जो प्रिंट एफ कैपिटल है, मेरा देखो कर्सर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कह रहा है कि वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ। ये जो कैपिटल प्रिंट एफ है ये भैया मुझको कुछ पता नहीं है ये कहां से आया, देखो इसने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, आपको स्मॉल में नहीं लिखना है, आपको कैपिटल में लिखना है। चलिए भैया ये कैपिटल वाले को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा दिए, ठीक। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूं, उनका भी ध्यान दो कि जैसे ये हेलो शुभम लिखा है, अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर लेता हूं। हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आपको टर्मिनल पे लिखना होगा क्लियर, तो CLEAR क्लियर लिखा, एंटर दबाया तो देखो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो यहाँ पे हेलो शुभम लिख के आया, पर अगर आप हेलो शुभम को ध्यान से देखो तो दोनों साइड में लिख के आए, हेलो फिर आपका शुभम, मतलब पहले हेलो आया फिर शुभम आया। पर मैं चाहता हूं कि पहले हेलो पहली लाइन में और शुभम दूसरी लाइन में लिख के आए, मतलब कुछ इस तरीके से करना नहीं पर इस तरीके से, ठीक है। पर भाई ये कैसे पॉसिबल होगा कि हेलो पहली लाइन में शुभम दूसरी लाइन में? तो इसके लिए जनाब हम लोग यहाँ पे एक चीज का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। उसका कैसे यूज करना है चलिए समझते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना होगा, ना कि फॉरवर्ड। देखो ये है बैकवर्ड, समझना, जिसमें टेढ़ी दंडी है, ठीक है, और ये फॉरवर्ड, दोनों में अंतर है। तो फॉरवर्ड ना लगाकर यहाँ आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना है, और उसके बाद में आपको एन लिखना है, एन मतलब न्यू लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये और भी कई टाइप के होते हैं, पर जो मेजर ज्यादा यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहला ये है आपको बैक स्लैश एन लगाना। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्प होगी कि पहली लाइन में हेलो और दूसरी लाइन में शुभम आएगा। तो देखो ये है। अब हम लोग एक न्यू प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो एक सेकेंड, इसने कुछ हम लोग को बताया एरर के बारे में। ओके, हेलो शुभम, सब तो ठीक है। चलिए इसको काट कर एक बार रन करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि चीजों को, ओके ये कुछ बता रहा है, पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेड, ओके, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक ठीक ठीक, ओके, एट्रीब्यूट एट द एंड ऑफ इनपुट, हेलो, ओके 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 ओके। तो इसको काट कर फिर से यहाँ पे करते हैं। देखो एक चीज और आपको मैं बताऊं कि कभी भी आपको जैसे यहाँ से रन कर रहे हो और आपने कोड सही लिखा है, आप ये जान लो कि मेरा कोड सही है, फिर भी एरर आ रहा है, तो ये कभी कभी होता है क्या कि आप जो एक्सटेंशन को डाउनलोड करे हो कोड रनर, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको शो नहीं करा रही है। तो ऐसे में क्या है, आप मैनुअल रूप से भी रन कर सकते हो। जैसे टर्मिनल पे जाओ, आप न्यू टर्मिनल पे गए तो हम लोग ने भैया लिखा GCC first .c, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में हम लोग ने कहा ./a.exe, ठीक, एंटर दबा दिया। और इसने क्या किया, देखो हेलो पहली लाइन में और शुभम दूसरी लाइन में दिखा दिया, ठीक है। और इसको काट देते हैं। अभी देखो यहां से भी रन करेंगे तो सेम देखो हेलो शुभम दिखा रहा है। पर ये पहले देखो ये कुछ इस तरीके का बता रहा था कि यहाँ पे एट्रीब्यूट में सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का बता रहा था। और बता रहा था कि यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा स्कल के बाद नहीं लगा है, और ये कॉमा नहीं लगा है, पता नहीं कुछ फर्जी की चीजें बता रहा था। फर्जी चीजें इसीलिए बता रहा था कि मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनना है। हम लोग ने यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं किया, ऐसे कोड लिखा था ऐसे लिखा है, पर हो सकता है कि उसको कुछ अपना समझ में आ रहा हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे स्मॉल एन लगा है, अगर आप स्मॉल एन को कैपिटल एन बना देते हो, ठीक है, बाई चांस कैपिटल एन लगा दिया तो देखो क्या होता है। जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये देखो इसने एन को शो करा दिया, पर यहाँ पे बैक स्लैश को शो नहीं कराया। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज आप यूज कर रहे हो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो बनी बनाई है, जैसे एस्केप सीक्वेंसेस है, वो स्मॉल एन ही लिखा जाएगा, कैपिटल एन नहीं लिखा जाएगा। तो जनाब आपको स्मॉल एन ही लिखना है, ठीक है, आप कैपिटल एन नहीं लिख सकते हो। मैंने कहा 95% चीजें आपकी स्मॉल में लिखी जाती हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब देखो स्मॉल एन, फिर से मैं इसको रन करता हूं तो देखो हेलो लिख के आया और शुभम लिख के आया। पर एक चीज देखो, हेलो बिल्कुल दीवार से सट के आ रहा है, पर शुभम देखो हल्का सा आगे से आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो ये जो बैक स्लैश एन लगा है, इसके बाद क्या एक स्पेस है बीच में शुभम और बैक स्लैश एन के बीच में? जी हाँ भैया है एक स्पेस। तो वो स्पेस के कारण यहाँ पे भी वो स्पेस शो हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग आपकी स्पेस को भी कंसीडर करती है, इसीलिए यहाँ पे एक स्पेस इसने दिखाया। अब मैं इसको स्पेस हटा देता हूँ।
अब मैं रन करूंगा, देखना अब बिल्कुल सट के आएगा। देखो हेलो और शुभम देखो बिल्कुल सट के आए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 बार स्पेस लगा दूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ पे इसको रन करूंगा तो अब देखो ये 3 बार स्पेस लेके आया। तो जिस तरीके आप यहां पर लिखोगे सेम उसी तरीके वो यहां पर शो करा देगा। बैक/n के बाद हम लोगों ने 3 बार स्पेस लगाया है, तो देखो यहाँ पे भी 3 स्पेस बन के आ रहे हैं जनाब। ठीक है, इतना तो आपके साथ क्लियर हो चुका होगा। अब देखो आपने बैक/n के बारे में अभी समझा है, अब मैं आपको बैक/t के बारे में बताऊंगा। ये भी स्केप सीक्वेंस का एक टाइप है। ठीक है, अभी मैं देखो एक चीज दिखाता हूं, जैसे ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 बार स्पेस लगाएं, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, ठीक। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो आप ये बात मालूम भी होगी कि एक जो टैब नाम की बटन होती है आपके लैपटॉप में, एक टैब नाम की बटन है, वो टैब दबाने पे 3 स्पेस अपने आप लग जाते हैं। मतलब जो आप 3 बार बटन दबा के स्पेस लगाओगे वो अपने आप 3 बार लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्केप सीक्वेंस के रूप में। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बैक/n लगाएं, बैक/t लगाएं, ठीक है, सबसे पहले बैक/ लगाएंगे फिर t लगाएंगे, वो भी स्मॉल में। तो देखो कि यहाँ पे 3 बार बैक/t से लेकर शुभम तक आपका 3 बार स्पेस आ जाएगा। मतलब एक टैब के बराबर जितने स्पेस होते हैं, टैब बटन दबाने पे जितना स्पेस आएगा उतना स्पेस इन दोनों के बीच में आ जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो हेलो और शुभम के बीच में 3 स्पेस का फर्क आया। अब मैं एक बार और टैब लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक/ का यूज करूंगा और स्मॉल t का यूज करूंगा। अब देखो 2 बार लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 स्पेस का फर्क आया। देखो ये हेलो लिखा है, ये शुभम लिखा है। जब आप 6 बार स्पेस बटन दबाओगे तब इतना स्पेस आएगा जितना मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, ये इतना। तो जनाब ये स्पेस कैसे आ रहा है, ये बैक/t की मदद से आ रहा है। अगर आप बैक/t लिखते हो तो जितना टैब बटन दबाने पे स्पेस आएगा उतना एक बार में आएगा। तो टोटल 6 बार आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्केप सीक्वेंसेस मैंने आपको 2 टाइप बताया। एक मैंने बताया कि बैक/n लगाते हो, ठीक है, बैक/n लगाते हो जनाब, तो क्या होगा, हेलो और शुभम दोनों दूसरी लाइन में आएंगे। देखो ये रन किया, हेलो और शुभम देखो दोनों अलग अलग लाइन में आए। ठीक है, और अगर आप बैक/t लगाते हो तो हेलो और शुभम के बीच में उतना स्पेस आ जाएगा जितना आप एक टैब बटन दबाकर लाते हो। मतलब 3 स्पेस, 3 बार स्पेस बटन दबाओगे तब उतना स्पेस आ जाएगा। देखो हेलो और शुभम के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। अब मैं अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी खुजली मच रही होगी कि भैया आपने कहा कि जब हम लोग बैक/n लगाएंगे तभी ये हेलो और शुभम नई लाइन में आएंगे, तो अगर हम लोग ऐसा करें कि शुभम को यहाँ पे ना लिखें थोड़ी देर के लिए, मान लो इसको शुभम को हटा दिया और हम लोग क्या करते हैं printf और बना लेते हैं, तो भैया printf और बना लेंगे। ठीक है, चलो आपकी बात मान लिया। एंटर दबाया, 1 सेकेंड, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद एंटर दबाया और इसको पेस्ट करके यहाँ पे शुभम लिख देते हैं। चलो यहाँ पे शुभम लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या अब ये नई लाइन में आएंगे या फिर एक ही लाइन में आएंगे, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। तब तक मैं इसको हिस्ट्री को क्लियर करता हूं। मैंने इसको क्लियर किया, कमेंट करके बताओ कि अब मैं इसको जब रन करूंगा तो हेलो और शुभम जैसे हेलो पहली लाइन में और शुभम दूसरी लाइन में इस तरीके आएगा, या फिर हेलो और शुभम एक साथ लिख के आएगा। मुझे ये कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो हेलो शुभम साथ में लिख के आएंगे या फिर दोनों नई लाइन में लिख के आएंगे। तो अगर जिन लोगों ने कमेंट किया है कि दोनों साथ में लिख के आएंगे वो सही है, पर जिन लोगों ने कमेंट किया दोनों नई लाइन में लिख के आएंगे, फर्स्ट लाइन में हेलो और सेकंड लाइन में शुभम, वो गलत है। इसको रन किया, देखो आपका, फिर इसने कुछ बताया, फिर इसने कुछ बताया, मतलब कुछ तो है इसके अंदर, गड़बड़ी है। ठीक है, इसने क्या बताया, मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर शुभम। भैया शुभम को टर्मिनेटिंग किया तो है, ये देखो कुछ तो इसके अंदर नशे हैं। इसको क्लियर करके फिर से रन करते हैं। ओके, फिर भी ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफिकेशन। ओके भैया क्या दिक्कत है इसको, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल खोलेंगे और देखो शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। इस तरीके से करते हैं gcc first.c, क्योंकि कंपाइलर भी यही कहता है कि इस तरीके करो, तो हम लोग इसी तरीके कर लेते हैं। बाकी वो भी कोई बुरा नहीं है, पर उसमें क्या है फालतू का एरर बताता है, उसको खुद कभी कभी जैसे समझ में नहीं आता। देखो क्या हुआ, हेलो और शुभम साथ साथ लिख के आए। अगर आपको हेलो शुभम न्यू लाइन में लाना है तो आपको स्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है, बैक/n है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो कोई भी जरिया नहीं है कि हेलो शुभम नया लाइन में आएगा। मैं इसको फिर से आपको रन करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे रन करेंगे इस तरीके से।
और देखो हेलो और शुभम दोनों नई लाइन में आ गए। इस तरीके से आपको यूज करना है जनाब। तो आई होप आपको आज ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। आपको मैं बता दूंगा कि कहां पर आपका डाउट रहा है। बाकी मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि मैंने एक छोटी छोटी चीज का भी यूज करके बताया कि हैश इंक्लूड, stdio, इंट मेन क्या है, ये पैरेंथेसिस क्यों लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सारी चीजें लिखी जाती हैं, रिटर्न 0 हम लोग इंट की वजह से लिखते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तब हम लोग कोई चीज लिखते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगा के उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। और ये \n और \t आपका एस्केप सीक्वेंसेस कहलाता है। \n से कोई भी चीज हम लोग न्यू लाइन में लिखते हैं और \t से हम लोग स्पेस लगाते हैं। \t आपने लगाया तो 3 बार स्पेस दबाओगे उतना स्पेस लग जाएगा। ओके, तो ये सब मैंने पूरा समरी दे दिया है। अब भी कोई डाउट हो तो आपके भाई है, पूछ सकते हो आप। और ये अगर वीडियो का लेक्चर सही में पसंद आया हो, कि लगा हो कि भाई यार कुछ अच्छा आपने समझा दिया, आज तक हम लोग इसमें कंफ्यूज थे, आज आपने क्लियर कर दिया है, तो भाई आपको लाइक करना चाहिए और उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए जिन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये आपके हाथ में, आप पब्लिक को, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाओ, क्रिएटर्स को आप उन तक वीडियो पहुंचाओ जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, बोर हो रहे थे, उनको ये मजेदार वीडियो पहुंचाओ जहां पे उनको क्लियर हो जाए सब चीजें, ठीक है। अगर आप किसी के साथ भला करते हो, ऊपर वाला आपके साथ भला करता है। आप जानते हो ये प्रकृति का सिद्धांत है, जो आप देंगे वही रिटर्न में मिलेगा, खुद से कुछ नहीं मिलता है। आम का पेड़ लगाएंगे आम आपको मिलेगा, बबूल का लगाएंगे बबूल मिलेगा, पर अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज अ नेचर ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर, सॉरी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आई होगी। लाइक करना आपका फर्ज है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे और कुछ धमाकेदार समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।